किसी व्यक्ति को अगर चुप कराना हो तो अपनी सफलता से उसको चुप कराओ, क्योंकि बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 8 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट मिल जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, इन दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जीएस और करेंट अफेयर के बहुत अच्छे अच्छे अपडेट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करेंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे जो है ये किस दिन मनाता है। तो देखिए, विश्व शिक्षक दिवस को हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और दूसरा था कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए, जो आपका विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है ये 4 से 10 अक्टूबर 2020 तक मनाया गया। और तीसरा था कि हाल ही में आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए, ये बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। और इस न्यूज़ को अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, चौथा था कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। तो देखिए, चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार 2020 है ये 3 लोगों को दिया गया इस बार। पहले का नाम है हार्वी जे अल्टर, ये अमेरिका से हैं। दूसरे का नाम है चार्ल्स एम राइस, ये भी अमेरिका से हैं। और तीसरे का नाम है माइकल ह्यूटन, ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया इस साल। और पांचवा था कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में फिल्म्स डिवीजन के द्वारा आयोजित ऑनलाइन फिल्म महोत्सव का नाम क्या है। तो देखिए, इस ऑनलाइन फिल्म महोत्सव का नाम है गांधी फिल्मोत्सव। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि 2020 का केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखिए, 2020 का जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है ये इस बार 2 लोगों को दिया गया है और ये दोनों महिलाएं हैं। पहली का नाम है इमैनुअल चार्पियर और दूसरे का नाम है जेनिफर ए डोडना। तो इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को जो है इस साल का यानी कि 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और देखिए, ये दोनों किस देश से बिलोंग करती हैं और किस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो आइए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, 2020 का जो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है ये जो है जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए फ्रांस के इमैनुअल चार्पियर को और यूएसए के जेनिफर ए डोडना को दिया गया है। तो इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने जीनोम एडिटिंग यानी कि जो जीन होती है, देखिए जो जीन होता है ये डीएनए का एक सेगमेंट होता है और जीन जो होता है ये हमारे जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे कि बालों का कलर क्या होगा या फिर आंखों का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा। तो जीन में ये सारे चीज़ें मतलब विद्यमान होती हैं जो हमारे शरीर में एक्सप्रेस होती हैं। ठीक है, तो जीन क्या होता है, देखिए अगर किसी जीन को हम मॉडिफाई कर दें, मान लीजिए किसी जीन में कुछ दुर्गुण है तो उसको एडिट करने करके जो है उसको काट छांट करके अगर उसमें कुछ नई क्वालिटीज डालना हो या फिर उसमें से दुर्गुण निकालना हो तो उसके लिए हमें जीनोम एडिटिंग करना होगा। और इसी जीनोम एडिटिंग की पद्धति खोजा है किसने, एमैनुअल चार्पियर ने और जेनिफर ए डोडना ने। और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए, जो आपका रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, तो ये जो है रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा हर साल प्रदान किया जाता है। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, देखिए नोबेल पुरस्कार के तहत जो इसके विजेता होते हैं उनको एक स्वर्ण पदक और 1 करोड़ की स्वीडिश क्रोना राशि यानी कि तकरीबन 8.20 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। देखिए, स्वीडिश क्रोना जो है ये स्वीडन की मुद्रा है। और ये पुरस्कार जो आपका है नोबेल पुरस्कार, ठीक है, तो ये जो है स्वीडन के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, तो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। देखिए, नोबेल पुरस्कार का मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मास्टर वीडियो होगा ये। और इस वीडियो में आपको नोबेल पुरस्कार के सारे डिटेल्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, बाकी जितने मैं कंटेंट दे रहा हूँ अभी केवल इतना रह जाइए, बाकी आपको पूरा एक वीडियो मिल जाएगा नोबेल पुरस्कार का। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च जिसका नाम है डले कुर्सिनी, इसको जीआई टैग दिया गया। देखिए, ये क्वेश्चन काफी चर्चा में रहा कल, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों ने कहा था सर इसका आंसर ये नहीं वो होगा। तो आपका कहना सही था। देखिए, जो आपका ये डले कुर्सिनी है ये असम में भी पाया जाता है और लेकिन ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है सिक्किम में। तो देखिए, किसी भी एक प्रोडक्ट को लेकर कई सारे राज्यों में विवाद चलता है, लेकिन अगर जीआई टैग की बात हो तो देखिए कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो उसको केवल एक ही राज्य का एक ही स्थान का विशेष जीआई टैग दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही सिक्किम होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है,
तो डले खुर्सीनी मिर्च जो है ये आपकी सिक्किम राज्य की मिर्च है। पाई तो ये बहुत सारे राज्यों में जाती है, लेकिन सिक्किम में ये विशेष तौर से उत्पादित की जाती है। तो सिक्किम राज्य की डले खुर्सीनी मिर्च को अभी हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि जो आपका लाल चेरी मिर्च है सिक्किम का, ठीक है, इसे स्थानीय रूप से डले खुर्सीनी के नाम से जाना जाता है और इसको दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक माना जाता है। और जो कि डले खुर्सीनी है ये भी स्थानीय बाजार में करीब 480 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलती है, बहुत तीखी होती है ये। तीसरा प्रश्न है कि एसबीआई का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है दिनेश कुमार खारा को। और जो कि दिनेश कुमार खारा है, देखिए ये इस पद पर जो है रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। देखिए रजनीश कुमार का कार्यकाल खत्म हो गया है और अभी हाल ही में इन्होंने अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो अब रजनीश कुमार का जो पद था ये खाली हो गया था और इनके स्थान पर एसबीआई का नया चेयरमैन बना दिया गया है दिनेश कुमार खारा जी को। देखिए वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जो आपके दिनेश कुमार खारा हैं इनका कार्यकाल 3 सालों का होगा और इनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर से प्रभावी होगी। और देखिए आपके दिनेश कुमार खारा हैं, ठीक है, ये वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडरीज के प्रभारी निदेशक हैं, लेकिन अब ये वहाँ से पद त्याग करेंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार संभालेंगे। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में एक सबसे खास क्वेश्चन ये पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। चौथा प्रश्न है कि विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए विश्व कपास दिवस को हम 7 अक्टूबर को मनाते हैं। देखिए 7 अक्टूबर को जो है मनाए जाने की घोषणा, मतलब विश्व कपास दिवस को 7 अक्टूबर को मनाए जाने की घोषणा जो है 2019 में जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के द्वारा की गई थी। और देखिए जब का विश्व व्यापार संगठन है इसकी बात करें तो देखिए इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो 7 अक्टूबर 2019 को जो है जेनेवा में जो आपका विश्व व्यापार संगठन है इसके दौरान आयोजित एक बैठक में इस विश्व कपास दिवस को हर साल 7 अक्टूबर को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो 7 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड कॉटन डे यानी कि विश्व कपास दिवस। पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकई का निधन हो गया? तो देखिए आपके नजीब तारकई है ये अफगानिस्तान के एक क्रिकेटर थे और इनकी फोटो आपको यहाँ पे दिख भी रही है। देखिए ये जो है अफगानिस्तान के दाएं हाथ के बल्लेबाज थे और इनका भी हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। इन्होंने 2014 के T20 विश्व कप से जो है इंटरनेशनल क्रिकेट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था अफगानिस्तान की तरफ से। और देखिए इन्होंने अफगानिस्तान के लिए 12 T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे और इन्हें जो है 2017 में आयरलैंड के खिलाफ अपना एकमात्र इन्होंने जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। देखिए जो आपका अफगानिस्तान देश है ये हमारा पड़ोसी देश भी है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर की सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा अफगानिस्तान से अपनी सीमाएं बनाता है वो पाकिस्तान कब्जे में है, उसको पीओके हम कहते हैं। देखिए अफगानिस्तान जो है आपका साउथ एशिया में स्थित है, कैपिटल है काबुल। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी और यहाँ की जनसंख्या है अफगानिस्तान की 3.72 करोड़। ऑफिशियल लैंग्वेज है अफगानिस्तान की पाश्तोदारी। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया जो कि 1976 के सुपरहिट गीत चलते चलते के लिए लोकप्रिय हुए थे? तो देखिए ये बॉलीवुड अभिनेता थे विशाल आनंद। इनका एक गीत था चलते चलते मिल गया था, बाद में आपने सुना होगा गाना, ठीक है, उसको सुन लीजिएगा गूगल पे। तो हम बात कर रहे हैं विशाल आनंद की। देखिए विशाल आनंद का असली नाम था भीष्म कोहली, ठीक है। इन्होंने अपने अभिनय करियर के दौरान टोटल 11 हिंदी फिल्मों जैसे कि हिंदुस्तान की कसम और टैक्सी ड्राइवर में अभिनय किया था। देखिए ये एक्टिंग के अलावा फिल्मों का निर्देशन भी करते थे, प्रोड्यूस भी करते थे कई सारी फिल्मों को जिनमें चलते चलते शामिल थी। तो ये चलते चलते फिल्म और उसका जो गाना था चलते चलते, इसके लिए काफ़ी पॉपुलर हुए थे विशाल आनंद और इनका निधन हो गया हाल ही में। सातवां की भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम सिद्धि एआई को किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो देखिए भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होगा परम सिद्धि एआई, इसको विकसित किया जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा। तो आइए थोड़ा सा इस सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं क्या विशेषता होगी इसकी। और देखिए आपका ये परम सिद्धि एआई होगा, ठीक है, ये जो है हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर होगा जो कि 210 एआई पेटाफ्लॉक्स, देखिए ये कंप्यूटर की क्षमता है पेटाफ्लॉक्स, ठीक है, तो इससे लेस एक मशीन होगा आपका। और ये जो है NVIDIA DGX सुपर POD संदर्भ आर्किटेक्चर पर बनाया गया है
जिसमें 42 NVIDIA DGX A100 सिस्टम लगा है। और ये देखिए, ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन फिर भी इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सिस्टम जो लगा है, ठीक है, ये जो है CDEC के स्वदेशी रूप से जो है विकसित HPC AI इंजन सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क क्लाउड प्लेटफॉर्मों के साथ NVIDIA मेलानॉक्स HDR इन्फिन बैंड नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है। तो ये खास बात है इस परम सिद्धि AI की। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्या करना है कि जो आपका परम सिद्धि AI है, ये क्या चीज़ एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये जो है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, और इसको बनाया जाएगा किसके द्वारा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा। और ये जो आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, तो देखिए ये कंपनी जो है, इसके महानिदेशक है वर्तमान में हेमंत दरबारी, और इसकी स्थापना 1988 को हुई थी, और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? देखिए, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में भारत सरकार ने टोटल 3 जो है अर्थशास्त्रियों को अपॉइंट किया है। किसमें? जो आपका दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति है उसमें। देखिए, ये तीनों व्यक्ति कौन है? पहले का नाम है प्रोफेसर आसिमा गोयल, ठीक है, जो कि प्रोफेसर आसिमा गोयल है। देखिए, ये जो है मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में प्रोफेसर हैं। और दूसरे अर्थशास्त्री हैं जयंत आर वर्मा, ये जो है अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर हैं। तीसरे अर्थशास्त्री का नाम है डॉक्टर शशांक भिड़े, ये जो है कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के वरिष्ठ सलाहकार हैं। तो प्रोफेसर आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और डॉक्टर शशांक भिंडे, इन तीनों को अभी हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति में अभी हाल ही में अपॉइंट किया है। और अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति के बारे में। देखिए, जो आपका ये दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति है, ठीक है, तो आरबीआई की इस मौद्रिक नीति समिति में टोटल 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। और इन 6 सदस्यों में 3 जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी होते हैं, और इसमें 3 बाहरी सदस्य होते हैं, और इन्हीं बाहरी सदस्यों को भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और ये यही 3 सदस्य जो अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं भारत सरकार की ओर से, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया है। देखिए, आरबीआई की ओर से जो आपके 3 सदस्य हैं वर्तमान में, इनका नाम है डॉक्टर मृदुल के सग्गर, डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा और श्री शक्तिकांत दास, ठीक है। तो ये 3 सदस्य हैं आरबीआई की तरफ से। बाकी 3 का जो अपॉइंटमेंट हुआ मैंने नाम बता दिया है, प्रोफेसर आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा, डॉक्टर शशांक भिंडे, इन तीनों को भारत सरकार की ओर से अपॉइंट किया गया है इस दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति में। देखिए, जो आपका आरबीआई का गवर्नर होता है, देखिए वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, ठीक है। तो जो आरबीआई का गवर्नर होता है, ये एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पदेन अध्यक्ष होता है। और देखिए, पिछले 3 बाहरी जो आपके एमपीसी सदस्य थे, ये थे चेतन खाटे, रविंद्र ढोलकिया और पामी दुआ। तो इन तीनों का जो कार्यकाल था, ये अभी हाल ही में अगस्त 2020 में समाप्त हो गया था। तो इसी के बाद जो है ये तीनों नियुक्तियां अभी जो नई वाली हुई हैं, ये हुई हैं, ठीक है। और देखिए, आरबीआई के बारे में जान लीजिए। देखिए, आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? तो देखिए, क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है, ये आपकी जापान में आयोजित की गई थी। देखिए, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है, तो आइए इसको जान लेते हैं। देखिए, क्वाड जो है ये 4 देशों का एक समूह है। ये 4 देश आप कहते हैं, क्वाड का मतलब 4 ही होता है। ये 4 देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड के सदस्य कौन हैं? अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जो अभी हाल ही में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, तो उसमें अभी हाल ही में इन चारों देशों ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर जो है विचार किया। और एक खास बात यह है कि जो आपका ये क्वाड कंट्रीज के विदेशी मंत्रियों का ये बैठक था, तो ये जो है दूसरा क्वाड विदेश मंत्रियों का बैठक था। इसकी जो पहली बैठक थी, इसका आयोजन 2019 में किया गया था। देखिए, जो आपका क्वाड है, ठीक है, तो क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारीज पायने और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने हिस्सा लिया था। तो ये चारों विदेश मंत्री हैं
क्वाड देशों के, ठीक है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए जो आपका क्वाड है यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसके बारे में खास बात है कि क्वाड जो है या फिर क्वाड जो आपका क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा संवाद है, ठीक है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में एक अंतर सरकारी सुरक्षा प्लेटफॉर्म है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 7वें अपतटीय गश्ती पोत जिसका नाम विग्रह है, तो विग्रह का जलावतरण किया गया है। तो देखिए विग्रह का जलावतरण अभी हाल ही में तमिलनाडु में किया गया है। देखिए आपको बता दूं कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने साल 2015 में एक कंपनी है भारत की लार्सन एंड टूब्रो, तो इस कंपनी को 7 जो है ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल के यानी कि जो है 7 अपतटीय गश्ती पोत के निर्माण का अनुमति किया था और इसमें अंतिम पोत का जलावतरण बिहारी में किया गया है जिसका नाम है विग्रह। और इस विग्रह की क्या खास बात है, देखिए जो आपका विग्रह है तो ये जो है 98 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है और ये जो है 26 नॉट तक की निरंतर गति प्राप्त करने में सक्षम होने के साथ साथ इसमें जो है 30 mm 2A42 गन लगा हुआ है और इसमें दो जो है 12.7 mm गन लगा हुआ है और इसका जो परिचालन, निगरानी, खोज और बचाव क्षमता है इसको बढ़ाते हुए इसमें जो है ट्विन इंजन हेलीकॉप्टरों से इसको लैस किया गया है। और देखिए जब का ये विग्रह नामक जहाज है, ठीक है, जिसका इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो इस जहाज में 14 चालक दल, 102 अधीनस्थ अधिकारियों सहित कुल 102 चालक दल होंगे और इसका जीवन काल 25 वर्ष से अधिक होगा। यानी कि जो आपका विग्रह नामक ये पानी वाला जहाज है इसका जीवन काल कितना होगा, 25 वर्ष तक इसको जो है चलाया जा सकेगा। देखिए जो आपका भारतीय तटरक्षक बल है तो इसकी महानिदेशक हैं वर्तमान में कृष्णा स्वामी नटराजन और स्थापना इसकी 18 अगस्त 1978 को थी। मुख्यालय है रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज का नया महानिदेशक बनाया गया है। तो देखिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जो नए महानिदेशक बने हैं इनका नाम है M.A. गणपति। देखिए जो आपके M.A. गणपति है इनका कार्यकाल 29 फरवरी 2024 तक होगा। देखिए M.A. गणपति के पहले राकेश आस्थाना हुआ करते थे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, लेकिन इनको जो है अगस्त 2020 में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक बना दिया गया था। तब से ये पद खाली था और अब जाके इस पर M.A. गणपति को अपॉइंट किया गया है। तो याद रखिएगा कि M.A. गणपति बनाए गए हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक। देखिए जो आपका नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। और 12वां प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। तो देखिए जो आपका भारतीय खेल प्राधिकरण है तो इसने जो है अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में 2 बार जो है फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। क्यों कहा है, देखिए जो आपका फिटनेस टेस्ट है ये आयु अनुकूल स्वास्थ्य मानकों के आधार पर होगी। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया संवाद के दौरान इन मानकों का उल्लेख किया था। फिटनेस बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए जो आपका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि जो आपका भारतीय खेल प्राधिकरण है इसकी स्थापना जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 13वां प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर यानी कि जो आपका कंपेंसेशन शेष है तो इससे प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण जो है ये राज्यों के बीच में किया जाएगा। तो देखिए ये अमाउंट एग्जाम में पूछा जाएगा, ये अमाउंट आपका है 20,000 करोड़ रुपए। याद रखिएगा जो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनके अनुसार जो क्षतिपूर्ति उपकर यानी कि कंपेंसेशन शेष है इससे प्राप्त जो है टोटल 20,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है इसका वितरण भारत के सभी राज्यों के बीच में किया जाएगा। तो ये आपके कंप्लीट हो गए 13 प्रश्न। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन वीडियो में। देखिए आज के क्वेश्चन वीडियो का पहला प्रश्न आपके लिए कि साल 2020 के फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, आंसर बताइए। और देखिए आप लोग लाइक करना भूल जा रहे हैं तो थोड़ा सा लाइक कीजिए और कम से कम जो है 2000 लाइक पहुंचा दीजिए आज। तो सभी लोग इसमें अपना योगदान दें लाइक करने में। देखिए लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है और लाइक करते हैं आप लोग तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड करें। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि साल 2020 का जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है ये किसे दिया गया, आंसर बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य के मशहूर मिर्च डले कुर्सिनी को जीआई टैग दिया गया, अब आंसर बताइए इसका क्या होगा। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य में स्थित व्हीलर द्वीप से डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी कि स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, आंसर बताइए। चौथा कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने
ओडिशा के बालासोर में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम शौर्य है, तो इसके नए संस्करण का परीक्षण किया है। शौर्य किस प्रकार का मिसाइल है, आंसर बताइए। और पांचवा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया, इस सुरंग का नाम बताइए। और इस सुरंग के बारे में कल मैंने बहुत अच्छी अपडेट दी, तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।